हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पे हम बात करेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक्स करी, वो कैसे एक डायरेक्ट मैसेज या वार्निंग है चाइना को लेके। और चाइना इसलिए क्योंकि चाइना की मिलिट्री, और आप कह सकते हो कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो कहीं ना कहीं ये प्लान कर चुके हैं, मन बना चुके हैं कि वो आने वाले टाइम पे ताइवान में इन्वेड करेंगे। तो हमें समझना होगा कि ये चाइना ताइवान इशू क्या है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री कैसे होती है, और कैसे ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये एक मैसेज है चाइना को या वार्निंग है कि आप ऐसा मत सोचिएगा। बट एक कैच है, क्योंकि चाइना और ईरान दोनों अलग नेशंस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सिमुलेशन हुआ था, आप मान लीजिए कि एक तरीके से गेम या एक कंसोल पे या कंप्यूटर पे एक तरीके से गेम खेला गया या सिमुलेट किया गया कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे और फिर यूनाइटेड स्टेट उसका पार्ट बनता है तो क्या सिचुएशन निकल के आएंगी। हम उन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन बताइए। आपके ओपिनियन आपकी माइंडसेट को और साथ साथ में आप क्या सोचते हैं इस पूरे इशू के बारे में, उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो स्ट्राइक करी ईरान के ऊपर, वो एक मैसेज कैरी करती है टू चाइना अगेंस्ट चाइनाज इन्वेजन। और काफी सारे ऐसे सवाल निकल के आते हैं और आपने काफी बार रिपोर्ट देखी होंगी, क्या चाइना ताइवान में इन्वेड करेगा, क्या चाइना जो है ताइवान के खिलाफ जाके यूनाइटेड स्टेट्स को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एनरोल करेगा, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर इंटरवीन करेगा, क्या चाइना को ऐसा करना चाहिए और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। और आज के टाइम पे इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से चाइना जो है एयर एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस ताइवान के आसपास जो सी जोन्स हैं वहां पे करवाता हुआ नजर आता है, साउथ चाइना सी जहां पे वो हमेशा से अपनी असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस दिखाता हुआ नजर आता है और क्लेम करता है उन टेरिटरीज को जो कि लीगली और ऑफिशियली उनकी है भी नहीं। और ये स्ट्रैटेजी है सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे कुछ कुछ टेरिटरीज पे क्लेम करते जाओ और एक टाइम ऐसा आएगा फाइट करते जाओ एंड देन यू विल हैव दैट टेरिटरी विद इन योर टेरिटरी, या फिर आपके मेनलैंड चाइना का वो पार्ट बन जाएंगे। ऐसा ही वो करते हैं आपके अक्साई चीन के टाइम पे, ऐसा ही वो करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था। तो अभी न्यूज ये है कि एक जेक इंटेलिजेंस ने साफ साफ रिवील किया है कि चाइनीज डिप्लोमेट्स ने कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसिडेंट या फिर आप कह सकते हो एक इतना शानदार प्लॉट बनाया था जिसमें कि जो ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट जब उनकी विजिट थी पराग में, तो उनको ये मरवाना चाहते थे एक कार एक्सीडेंट या फिर एक कार कोलिजन के दौरान। ये साफ साफ जेक इंटेलिजेंस ने रिवील किया है, क्योंकि चाइना हर एक वो कोशिश करेगा जिससे चाइनीज लीडरशिप को कमजोर किया जा सके, या फिर जो लोग ताइवान के अंदर बैठे हैं जिनको यह लगता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ताइवान कभी भी चाइना से नहीं मिलेगा, तो उनको रास्ते से हटाना यह चाइना हमेशा से चाहेगा। और उसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। हालांकि चाइना ने साफ साफ डिनाई कर दिया है कि हम ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, और ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री एक्सेप्ट करती भी नहीं है। बट आपको पहले चाइना और ताइवान का इशू समझना पड़ेगा। देखो, अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं एट प्रेजेंट, तो चाइना क्या कहता है? चाइना यह कहता है कि जो ताइवान है वो हमारा हिस्सा है, राइट, और ये वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं। ताइवान ये कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, राइट। हालांकि ध्यान रखिएगा, ताइवान ने ऑफिशियली और फॉर्मली अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ताइवान फिर भी अपने आप को सेपरेट कंट्री मानता है और इनमें इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है, पासपोर्ट्स इनके अलग हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि ताइवान एक अलग कंट्री है। लेकिन ये इशू आया कहां से? तो चाइना के अंदर पहले एक सिविल वॉर चल रही थी। 1949 में वो जो चाइना की सिविल वॉर थी या चाइनीज सिविल वॉर थी वो खत्म हो जाती है। तो उस टाइम पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके लीडर थे या जिसको लेड किया जा रहा था वो थे माओ जेडुंग, और वो इस चाइनीज सिविल वॉर को जीत जाते हैं। सिविल वॉर का मतलब है जब आपकी किसी एक कंट्री के अंदर ही दो ग्रुप लड़ाई कर रहे हो, राइट, या फिर बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में लड़ाई आपको देखने को मिले। तो जब इस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जीत जाती है, जो कि माओ जेडुंग के द्वारा रूल की जा रही थी, तो उस टाइम पे जो लोग हारते हैं यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी, वो ताइवान की तरफ आ जाते हैं। ताइवान एक आइलैंड है, वहां पे आके बस जाते हैं। अब होता यह है, ओवर द टाइम आप देखेंगे कि चाइना अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है,
ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, और ताइवान साफ साफ यह भी कहता है कि हम रियल चाइना है, ना कि ये जो मेनलैंड चाइना है वो। और इसी चीज से दिक्कत है चाइना को ताइवान से, और ताइवान को दिक्कत है चाइना से। यहां तक आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। अब ओवर द टाइम क्या हुआ, इन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को और मजबूत किया। हालांकि आपको बता दूं, फॉर्मली इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया इंडिपेंडेंस। दूसरी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो चाइनीज प्रेशर में या फिर बिना फालतू में इस कंफ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तो वो ताइवान को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं करती हैं, वो चाइना को करती हैं रिकॉग्नाइज। राइट, ताइवान को सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता एज ए सेपरेट टेरिटरी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स को यहां इंटरवेंशन करना है? तो हम 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी, ब्रीफली मैंने समझाया, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं गया हूं। अब बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक लॉ पास किया था जिसका नाम था ताइवान रिलेशन एक्ट, आई थिंक 1979 में पास किया गया था। तो उसमें यह था कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना का अटैक होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेड कर जाएगा या फिर यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवीन करेगा अगर चाइना जो है ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है। ये सारी बातें थी, और ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट ताइवान उनके लिए बहुत बड़ा एलाई है। जहां पे चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना दबदबा दिखाना चाहता है तो यूएसए इंडिया को भी सपोर्ट करता है, और यूएसए ये भी चाहता है कि इस रीजन में जितने हमारे एलाइज होंगे उतना बढ़िया, क्योंकि चाइना है एक ऑथोरिटेरियन रिजीम जहां पे कम्युनिज्म चलता है। और जब हम यूएस के एलीज की बात करते हैं तो साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ये सारे के सारे क्या है, एलीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। वैसा ही क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपना पूरा दबदबा दिखाता है कि ये वाला रीजन, यहां पे आपको 9 डैश लाइन दिखेगी, 9 डैश लाइन, जहां पे अपना अपना रीजन को क्लेम करता है चाइना थ्रू इस्लामिक स्लाइसिंग। और ये सारे यहां पे आप लिखेंगे येलो येलो में, तो यूएस के मिलिट्री और पार्टनर बेसिस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत सारे रीजन से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले टाइम पे चाइना सबसे बड़ा थ्रेट होगा, और इसीलिए उनका ध्यान इंडो पैसिफिक पे है। और यही चीज डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेस्टाइन भी कहा था कि चाइना का जो थ्रेट है वो बहुत रियल है और आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिरल हैं, उन्होंने कहा था कि चाइना प्लान कर रहा है 2027 या उससे पहले ताइवान के ऊपर अटैक करने का। और यही चीज चाइनीज प्रेसिडेंट और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने जब 95th एनिवर्सरी थी उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, तब भी कहा था कि हम 2027 तक अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर लेंगे, क्योंकि वो प्लान बना रहे हैं कि 2027 तक हमें ताइवान पे अटैक करना है। ये सारी चीजें थी। तो आप बोलेंगे ताइवान इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया? पहली चीज, जितने एलीज इस इंडो पैसिफिक रीजन में होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के, उतना फायदा है चाइना को काउंटर करने के लिए। दूसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहां से मेजर जो आपके ग्लोबल शिपिंग रूट्स है वो जाते हैं। तीसरा, ये सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा आगे है, अहेड है बहुत सारी कंट्रीज से, है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मेकर है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर ताइवान के ऊपर इन्वेड करा चाइना ने और चाइना ने ताइवान को अपने मेनलैंड चाइना का हिस्सा बना लिया, तो जो यूएस का ग्लोबल डोमिनेशन है ना, जो इन्फ्लुएंस है ना, वो कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, राइट, जो मैं आपको समझाना चाहता था। और उसी के बीच में आप देखोगे कि काफी बार ऐसे एक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी किए गए हैं जहां पे बताया जाता है कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस स्पीकर थी आपकी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान के अंदर विजिट किया। अब जैसे ही ताइवान में तेपेई में वो लैंड होती हैं, उसके बाद से ही आपको 2022 में जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो फायर ड्रिल शुरू कर देती है, मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दी है ताइवान के आसपास जो 6 जोन्स होते हैं वहां पे। और इवन उससे पहले भी उन्होंने 1995 और 1996 में भी लाइव फायर ड्रिल्स करी थी, जिसकी वजह से हमें थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस देखने को मिलता है। और इनके अलग अलग मिसाइल लॉन्च पॉइंट्स हैं, राइट, और आपके मिसाइल लॉन्चिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और 2023-24 में भी आपकी नेवल प्रेजेंस देख लो, एयर प्रेजेंस देख लो, बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है चाइनीज की और चाइनीज गवर्नमेंट की इस पूरे के पूरे रीजन में। और इसीलिए चाइना बार बार यह दर्शाता है कि आप जो ये सोच रहे हैं कि ताइवान अलग कंट्री है, ऐसा नहीं है, ताइवान हमारा हिस्सा है। और ये यूएस एडमिरल ने भी कहा है, और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि चाइना ने भी मन बना लिया, इवन चाइनीज प्रेसिडेंट ने मन बना लिया है कि या तो हम ताइवान को अपना हिस्सा बना के रहेंगे, चाहे से वो फ्रीली बनाए, मतलब अपनी मर्जी से आए, या फिर वो फोर्स से आए। तो इसीलिए चाइना ताइवान को एक ब्रेक अवे प्रोविंस मानता है और उसको रीयूनिफाई करना चाहता है, चाहे से वो मर्जी से हो, बाय हुक या बाय क्रुक, किसी भी तरीके से हो, तो वो ये चाहता है। लेकिन अब आपको जब कंटेक्स्ट समझ में आया, तो अब आपको समझना पड़ेगा जो यूएस की स्ट्राइक्स हुई हैं, तो वो क्या एक हिडन मैसेज करना चाहती हैं, और चाइना जो कि सेल्फ रूल्ड आइलैंड है ताइवान को एक ब्रेकअवे प्रोविंस मानता है। अब आपको समझ में आया होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।
और उसका कमिटमेंट यही है कि हम ताइवान को कैसे रीयूनिफाई कर लें, जैसे फोर्सफुली भी हमें ऐसा करना पड़े, और 2027 की ऐसी डेडलाइन दे रखी है। और जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो साफ साफ ये कहते हैं कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की न्यूक्लियर स्लाइड्स को डिस्ट्रॉय किया और अपने ग्रुप ऑफ बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया, कहां पे? गुआम, जो कि इंडो पैसिफिक जो ओशन है या इंडो पैसिफिक जो रीजन है, वहां पे एक नेशन है। ये साफ साफ शो करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास में कैपेबिलिटी है कि एक टाइम पे वो दो थिएटर्स में, यानी कि मिडल ईस्ट की तरफ भी और आपका इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ भी कैपेबल है वो ऐसे ऑपरेशंस प्लान करने के लिए। और ये मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं चाइना की तरफ भी कि अगर आपने कोशिश भी करी ताइवान के ऊपर अटैक करने की, तो हम इंटरवीन कर जाएंगे। बट एनालिस्ट यही बात करते हैं कि एक कैच भी है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में कन्फ्रंटेशन होना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना से होना, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये आपको भी पता है। लेकिन सबसे पहले अपन को यह जानना होगा कि इन स्ट्राइक से मैसेज क्या दिया जा रहा है चाइना को, और फिर उसके बाद में यह समझना होगा कि क्या रियल में वॉर हो सकती है, और वॉर होगी तो कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक सब्सक्रिप्शन जो कि 19,999 में है। आज ऑफर खत्म हो जाएगा, जिसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ड्यूरेशन। एंड सबसे बड़ी बात है, सब्सक्रिप्शन में अगर आप एक कोर्स खरीदते हैं तो आप जितने भी बैचेस चल रहे हैं उसमें जितने भी टीचर्स हैं उन सबका कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। एंड साथ साथ में हम 5 और 6 जुलाई को एक समिट करा रहे हैं जहां पे फेमस पर्सनालिटीज, मेंटर्स, रैंकर्स, टीचर्स आएंगे जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, गाइड करेंगे। आप फ्रीली, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां अपने आपको रजिस्टर कर सकते हो। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे मैसेज भेजा उसके बारे में बात करते हैं। जब मैं पहली बात करता हूं तो यूनाइटेड स्टेट्स की बॉम्बिंग ने एक चीज दर्शा दी कि आपकी मिलिट्री साइट्स कितनी भी प्रोटेक्टेड हो, कितनी भी फोर्टिफाइड हो, हम में मादा है, हम में कैपेबिलिटी है, हम वहां तक पहुंच भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जो ये एक सिग्नल था चाइना को कि भैया जो आपके टॉप सीक्रेट मिलिट्री सेंटर्स हैं या फिर आपके जो वॉर टाइम कमांड बेसेस हैं, हम वहां तक पहुंच के आपको टारगेट कर सकते हैं। एंड साफ साफ यूनाइटेड स्टेट्स तो अब ऐसे बंकर बस्टर्स बॉम्ब डेवलप कर रहा है जिनकी क्षमता, जिनकी कैपेबिलिटी 4 गुना ज्यादा है उन बंकर बस्टर बॉम्ब से जो कि ईरान में इस्तेमाल किए गए। सेकंड, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने डिकॉय बॉम्बर्स, क्योंकि आपको पता होगा जो एयरबेस था इस तरफ गए गुआम की तरफ, जो कि इंडो पैसिफिक आइलैंड में, इंडो पैसिफिक रीजन में एक आइलैंड है, उस तरफ कुछ बॉम्बर्स को भेजा गया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को, और फिर उसी तरफ, उसी अपोजिट डायरेक्शन में ईरान की तरफ कुछ भेजे गए। तो यह चीज यह दर्शाती है कि हमारी पावर है, हम ऑपरेशन तेहरान से लेकर ताइवान तक कहीं पे भी लॉन्च कर सकते हैं, और उसमें हमारा सरप्राइजिंग फैक्टर भी होगा, और आपको हम प्रिसीजन भी दिखाएंगे, एग्जैक्टली वही टारगेट करेंगे जहां हम चाहते हैं। तो इससे यह दर्शाया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी को भी आउटस्मार्ट कर सकता है, आउट प्लान कर सकता है, आउट पावर कर सकता है या ओवर पावर कर सकता है, चाहे इसे कितनी ही दूरी पे हमें अटैक करना हो। तीसरा, यह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज भी दिया जाता है चाइना को कि चाइना ध्यान रखेगा, आप पूरा इंडो पैसिफिक रीजन या फिर स्पेशली जो वेस्टर्न पैसिफिक है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, या फिर आप दिखाने की कोशिश करें कि मैं साउथ चाइना सी में असर्टिवनेस दिखा दूंगा, ताइवान मेरी कंट्री है, वहां पे डिस्प्यूट चले जा रहे हैं जो सी टेरिटरी उसके ऊपर, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी वो टेरिटरी है। और यही चीज एक फॉर्मर यूएस नेवी इंटेलिजेंस चीफ ने भी कही थी कि यह जो मिशन किया गया है यह कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है जो भी स्पाई नेटवर्क्स होते हैं दूसरे नेशन के, इवन ऑपरेशन को जिस तरीके से सीक्रेटली प्लान किया गया, और यह प्रूव करता है कि अमेरिका अभी भी एक मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स है इस रीजन के अंदर। और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि ट्रंप ने वर्ल्ड को और चाइना स्पेशली को बता दिया कि जब हमें मर्जी पड़ेगी हम अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे अब यूनाइटेड स्टेट्स वॉर के अंदर एंटर नहीं करेगा और ना उसकी कैपेबिलिटी है। बट इस चीज, देखो कैपेबिलिटी तो है, बट उस सिचुएशन के हिसाब से एंटर करना दैट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये करके दिखाया है। तो साफ साफ ये एक सावधानी और एक मैसेज भेजा गया है चाइनीज लीडर्स को कि आप सावधान रहिएगा जिस तरीके से आप ताइवान के इशू को आप डील कर रहे हैं। तो ट्रंप के जो एक्शंस है ना वो बोल्ड भी हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, और कहीं ना कहीं फियर या फिर एक अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ले आते हैं इन सारी चीजों के अंदर, और वही चीज चाइना को कंफ्यूज कर सकती है। बट एक कैच है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जब चाइना के साथ में कन्फ्रंट करेगा वो डिफरेंट होगा यूनाइटेड स्टेट्स जब ईरान के साथ में कन्फ्रंट करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के पास में है न्यूक्लियर वेपन, पहली चीज। हालांकि न्यूक्लियर वेपन पिक्चर में नहीं आएंगे और ना आने वाले हैं, क्योंकि पूरा ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन, एक नेशन जो इतना आगे ग्रो कर रहा है वो अपने आप को नहीं तबाह करेगा, चाहे से वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या चाइना हो। दूसरा, चाइना की जो नेवी है, एयरफोर्स है या फिर आपकी मिसाइल डिफेंसेस है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, और जब वो ये कह रहे हैं कि 2027 तक हम अपनी मिलिट्री को कंप्लीटली मॉडर्नाइज कर देंगे, तो ऑब्वियसली इट्स अ साइन कि चाइना जो है बहुत बड़ा थ्रेट है, ईरान से तो काफी बड़ा थ्रेट है यूएसए के लिए।
तो अगर चाइना और यूएस की एक वॉर होती है, कोई कन्फ्रंटेशन होता है, तो वो डेडली होगा, ग्लोबल लेवल पे उसके इंपैक्ट देखने को मिलेंगे और अनप्रेडिक्टेबल होगा। और अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स उसके पास में होंगे बाय 2035। और इस रिपोर्ट की मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि इतनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंगी जो रशिया और चाइना के पास में 2030 तक भी नहीं होंगी, तो ये बहुत कंसर्निंग है जिस तरीके से चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ला रहा है और अपनी न्यूक्लियर जो अपनी स्ट्रेंथ है आर्मी नेवी और उनकी बेस उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी, जो यूनाइटेड स्टेट्स का रिश्ता इजराइल के साथ में बहुत डीप इमोशनल स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट है, मिडिल ईस्ट में एक पावर चाहिए उसको अपने लिए, तो शायद वो ताइवान को उतना डिफेंड नहीं करने आएंगे या उतना इन्वॉल्व नहीं होंगे जितना वो अभी इजराइल के लिए हुए जब ईरान पे स्ट्राइक किया गया। और चाइना भी काफी दशकों से प्रिपेयर कर रहा है कि मान लीजिए कि हमने इन्वेड किया ताइवान को, तो हमें यह भी पता है हो सकता है यूनाइटेड स्टेट इंटरवीन करे, तो उसके लिए भी हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक प्लानिंग चल रही होगी। तो चाइना की जो आर्मी है वो स्ट्रांग भी है और रेडी भी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ये सोचे कि कुछ फ्यू एयर स्ट्राइक्स कर दूंगा, थोड़ा बहुत अपना इंटरवीन करके दिखा दूंगा तो आई विल विन दिस वॉर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो वॉर होगी वो बहुत मैसिव और कॉस्टली होगी। ऐसा एक सिमुलेशन भी करवाया गया था टॉप थिंक टैंक के द्वारा, जहां पे देखा गया कि चाइना अगर ताइवान पे अटैक करता है और यूएस ज्वाइन करता है तो रिजल्ट इतने डिस्ट्रक्टिव होंगे जो हमने आज तक नहीं देखे, अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक की बात करूं तो जब ये सिमुलेशन करवाया गया तो उसमें बताया कि जैसे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूनाइटेड स्टेट्स के अलाई हो, जापान हो, बहुत सारे शिप्स वो खोएंगे, हंड्रेड्स ऑफ प्लेन्स उनके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मारे जाएंगे, इवन यूएस मिलिट्री वीकेंड हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी आने वाले टाइम के लिए, और ताइवान सर्वाइव तो करेगा बट उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और अभी ताइवान अपनी इकोनॉमी के लिए ही जाना जाता है, चाहे से वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड हो, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अलाई हो, या फिर वो जिस तरीके से एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मेकर है, या फिर स्पेशली सेमीकंडक्टर के जो इसका दबदबा है, राइट। तो और हालांकि ये भी है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो भी बहुत ज्यादा सफर करेगी, बहुत सारे सोल्जर्स की जान जाएगी, बहुत ज्यादा जो उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ है वो कमजोर होगी, इवन उनके एसेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, काफी सारे ट्रूप्स को कैप्चर किया जाएगा। और इसी कंटेक्स्ट में ताइवान भी अब चाइना को कैसे हैंडल कर सकता है। मैं फिर बता दूं, ताइवान की जो नेवी, एयर और आप आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी चाइना की है, लेकिन ताइवान फिर भी जो है नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल नई सी ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं जिससे कि वो चाइना को काउंटर कर सके, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशन। तो क्या चाइना वॉर पे जाएगा? देखिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पहली चीज, अगर चाइना अटैक करता है ताइवान के ऊपर, अब चाइना खुद क्लेम कर रहा है कि वो अपनी टेरिटरी है और फिर भी चाइना उस पर अटैक करता है, तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबल मैसेज जा रहा है कि आप जो कह रहे हो कि आपकी अलग टेरिटरी नहीं है, आप उसको अपनी टेरिटरी बनाना चाहते हो, तो इंटरनेशनल बैकलैश बहुत दिखेगा। दूसरा, हजारों की तादाद में अपने ट्रूप्स को तैनात करना, फिर उसके बाद में चाहे से अपनी नेवल फ्लीट हो या आर्मी हो उसको तैनात करना, राइट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा चाइना के लिए। और तीसरा, जिस तरीके से इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रहा है, तो चाइना नहीं चाहेगा कि वो वॉर के अंदर एंटर करे जिससे कि वो इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ जाए, और सेम चीज यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहेगा। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि चाइना ने 1979 जो वियतनाम वॉर हुई थी उसके बाद में रियल में कोई वॉर लड़ी भी नहीं है। तो ऐसे वॉरफेयर में जब ऐसा वॉरफेयर होगा जिसमें उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो अल्टीमेटली हो सकता है इट विल लीड टू देयर डिफीट। बट फिर मैं कहूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिजास्टर्स होंगे एंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल होंगे, हम सोच भी नहीं पाएंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।